हेलो फ्रेंड्स, शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम के फर्स्ट 6 वीडियोज़ में हमने डिटर्मिनेट बीम का मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम एंड कैंटिलीवर बीम का शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है उसको डिस्कस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की मैंने बात की थी। और लास्ट वीडियो में मतलब 6th पार्ट में हमने शेयर फोर्स डायग्राम से लोडिंग डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है उसको डिस्कस किया था। आज इस 7th पार्ट में हम शेयर फोर्स डायग्राम से डायरेक्टली बेंडिंग डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ए बीम 10 मीटर लॉन्ग सिंपली सपोर्टेड एट द एंड्स कैरीज ट्रांसवर्स लोड। एक बीम है, उसके ऊपर ट्रांसवर्स लोड लग रहा है। द शेयर फोर्स डायग्राम फॉर द बीम इज शोन इन फिगर। ड्रॉ बेंडिंग डायग्राम एंड लोडिंग डायग्राम फॉर द बीम। इस क्वेश्चन में आपसे 2 पार्ट में पूछे हैं। एक पार्ट में आपसे बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है और दूसरे पार्ट में लोडिंग डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेप 1 में हम सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम से बेंडिंग डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं पहले मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है, देखिए, शेयर फोर्स डायग्राम से लोडिंग डायग्राम ड्रॉ करके बेंडिंग डायग्राम तो ड्रॉ हो ही जाएगा, लेकिन शेयर फोर्स डायग्राम से बेंडिंग डायग्राम डायरेक्टली कैसे ड्रॉ किया जाता है मैं आज उसकी बात करता हूँ। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। ये आपको शेयर फोर्स डायग्राम गिवन है, क्लियर। अब इस शेयर फोर्स डायग्राम से मुझे पता चल गया, क्या पता चलता है कि ए और डी जो है वो सिंपली सपोर्टेड एंड है, गिवन है इसके अंदर कि एंड्स जो है वो सिंपली सपोर्टेड है। जब ए और डी सिंपली सपोर्टेड एंड्स हैं मतलब वहाँ पे बेंडिंग की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर शुरुआत की, स्टेप 1 लिखा, बेंडिंग कैलकुलेशन। सिंस एंड्स ए एंड डी आर सिंपली सपोर्टेड देयरफॉर बेंडिंग एट एंड ए एंड डी आर 0, मतलब एम ए इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू 0। क्लियर, मतलब मुझे ये पता चल गया कि इस एंड ए पे और इस एंड डी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है। क्लियर। अब बीच के जो 2 डिफरेंट सेक्शंस हैं उनके बीच में हम और शेयर फोर्स के करस्पॉन्डिंग बेंडिंग कितना होगा उसको और कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसके लिए मुझे एक इक्वेशन पता है। क्या पता है? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन होता है। ठीक है, मैंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन पे वो किसके बराबर होगा, उस सेक्शन पे शेयर फोर्स के बराबर होगा। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम। क्लियर। तो चलिए, इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, dm इज इक्वल टू एफ डी एक्स। क्लियर। अब अगर इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूँ, किन्हीं भी 2 सेक्शन के बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं ए और बी के बीच में मतलब इस 2 पोर्शन के बीच में मैं इंटीग्रेट करता हूँ। तो क्या लिखा मैंने, इंटीग्रेटिंग बिटवीन ए एंड बी। और अब जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी माइनस बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये क्या बताता है, एफ इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन, इसको आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, क्या, एम 0 ए से लेके बी तक आप इंटीग्रेट करना है, एफ डी एक्स। ये क्या चीज़ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन बी एंड ए की बात करता है। क्लियर। अब इस इक्वेशन को हम किन्हीं भी 2 सेक्शंस के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरुआत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं ए और बी के बीच में अप्लाई करता हूँ। तो लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी माइनस बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू शेयर फोर्स, एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। तो ये कितना आएगा, ये एक रेक्टेंगल है मतलब 50 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 2, ये 2 हो गया। ठीक है, एम ए की वैल्यू अपने को पता है 0 है, तो एम बी इज इक्वल टू जो आया वो आ गया 100 प्लस 100 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर, ये किलो न्यूटन है, ये मीटर मतलब किलोमीटर मीटर। क्लियर। और पॉजिटिव है मतलब सैगिंग होगा, सैगिंग होगा मतलब एक्सेस के ऊपर ड्रॉ करोगे। ठीक है, इसको बोलता हूँ ये पॉजिटिव मतलब सैग कर रहा है। ठीक है, चलिए, अब इसी इक्वेशन को मैं किसी 2 दूसरे सेक्शंस के बीच में भी लगा सकता हूँ। तो चलिए, अब हम सी और बी के बीच में लगाते हैं। तो क्या लिखूँ यहाँ पे, एम सी माइनस एम बी इज इक्वल टू एरिया बिटवीन
एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन बी एंड सी। तो ये कितना होगा 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 और प्लस आएगा क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। ये कितना आ गया +20 और +100 मीन्स ये जो वैल्यू आई तो आप MC इज इक्वल टू लिख सकते हैं। MC इज इक्वल टू क्या आएगा, ये MC है, MC इज इक्वल टू ये आ गया, तो MC इज इक्वल टू आ गया +120 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? ठीक है, MC माइनस MB इज इक्वल टू 20 है तो MC इज इक्वल टू इस MB को वहाँ ले गए, ये आ गया। क्लियर? अब इस इक्वेशन को E और C के बीच में और अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ME माइनस MC इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन C एंड E। ये कितना होगा +1/2 1 इंटू 10। ठीक है, तो ये क्या आएगा +5। ठीक, MC की वैल्यू कितनी है +120 मीन्स ME इज इक्वल टू आया +125 किलो न्यूटन मीटर। पॉजिटिव आया मतलब ये भी सैगिंग मोमेंट ही होगा। ठीक है, अब इस E और D के बीच में भी हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर लें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो MD माइनस ME इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया बिटवीन या एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन E एंड D। तो चलिए क्या आएगा, प्लस ये ट्राइंगल है +1/2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 5 इंटू ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक -50। ये ध्यान रखिएगा, ये -50 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू एक्सिस के नीचे मतलब नेगेटिव है। तो ये वैल्यू कितनी आई, दिस इज -25 मतलब -25। ठीक है, तो ME इज इक्वल टू जो हुआ या MD इज इक्वल टू ME तो की वैल्यू तो आपको पता है, तो MD इज इक्वल टू हुआ -125 + 125 इज इक्वल टू 0। और मैं ये पहले से जानता था कि MD इज इक्वल टू 0 है, मतलब बेंडिंग पॉइंट D की वैल्यू 0 है। क्लियर? क्योंकि वो सिंपली सपोर्टेड एंड है। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ से मुझे एक चीज़ और पता चली कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ है, किस पॉइंट पे है, E पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है, ME इज इक्वल टू +125 और वो कहाँ पे है, इस E पॉइंट पे। कहाँ, जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है। और मुझे पता है कि जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है वहाँ पे बेंडिंग की वैल्यू मैक्सिमम आती है। क्लियर? अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि C और D के बीच में जो शेयर फोर्स कर्व है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, और लीनियरली वेरी कर रहा है इस कारण से यहाँ पे जो बेंडिंग कर्व होगा वो पैराबोलिक लॉ को फॉलो करेगा। मैंने कहा था कि शेयर फोर्स और बेंडिंग के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होती है, मतलब बेंडिंग मोमेंट कर्व शेयर फोर्स कर्व से 1 डिग्री हायर साइड होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इन्हीं कंसेप्ट से हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो चलिए बेंडिंग पॉइंट A 0 था और बेंडिंग पॉइंट B +100 मीन्स इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए और स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में 100 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C, ये वैल्यू कितनी है +120, तो यहाँ पे लिख दीजिए दिस इज +120 किलो न्यूटन मीटर। ये भी सैगिंग है और ये भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहाँ से दिख रहा है, ये देखिए कांस्टेंट है, मतलब देखिए जिस पोर्शन में शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है उस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट कर्व जो है वो लीनियर होता है, मतलब लीनियरली वेरी करता है। तो देखिए लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, अब जिस पोर्शन में शेयर फोर्स कर्व लीनियरली वेरी कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट कर्व 1 डिग्री हायर साइड मतलब पैराबोलिक लॉ को फॉलो करेगा। चलिए, तो बेंडिंग पॉइंट E की वैल्यू कितनी है +125 किलो न्यूटन मीटर। तो बस अब ये पैराबोला से ज्वाइन होगा। ठीक, मैंने कहा कि ये शेयर फोर्स कर्व जो है वो किस तरह से वेरी कर रहा है, शेयर फोर्स कर्व जो वेरी कर रहा है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, इसलिए ये पैराबोलिक होगा। यहाँ तक क्लियर?
और बेंडिंग यूनिट पॉइंट डी 0 है, तो इसको इस कर्व से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, मतलब ये जो कर्व है दिस इज पैराबोलिक। ये पैराबोलिक लॉ को फॉलो करता है और ये लीनियर है। ये भी पैराबोलिक है ना, ये भी ध्यान रखना, ये भी पैराबोलिक ही है, ये पैराबोलिक लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए, तो शियर फोर्स डायग्राम से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं उसकी बात की मैंने अभी। ठीक है, देखिए लोडिंग डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम से लोडिंग डायग्राम ड्रॉ करके बेंडिंग डायग्राम तो हम बना ही लेते हैं, लेकिन डायरेक्टली कैसे बनाते हैं मैंने उसकी बात की। क्लियर? इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें लोडिंग डायग्राम और ड्रॉ करना है, तो फिर शियर फोर्स डायग्राम से लोडिंग डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है हम उसकी बात और करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये एक शियर फोर्स डायग्राम गिवन है। इस शियर फोर्स डायग्राम को देख के मुझे पता चलता है कि ये जो ए बी पोर्शन है इस पे कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि शियर फोर्स जो है वो इस पोर्शन में कांस्टेंट है। उसी तरह से ये जो बीसी पोर्शन है यहाँ पे भी कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे भी जो शियर फोर्स कर्व है वो कांस्टेंट है। क्लियर? अब ए पॉइंट, बी पॉइंट और डी पॉइंट, इन तीन पॉइंट पे या तो पॉइंट लोड एक्ट करता है या रिएक्शन एक्ट करती है। क्यों? क्योंकि शियर फोर्स कर्व में सडन चेंजेस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 से 50 हुआ या 50 से 10 हुआ, यहाँ पे 0 से 50 है, मतलब सडन चेंजेस हैं, मतलब यहाँ पे या तो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होगा या रिएक्शन एक्ट कर रही होगी। क्लियर? उसी तरह से सी से लेके डी के बीच में जो शियर फोर्स कर्व है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, और लीनियरली वेरी करने के कारण इस पोर्शन में मतलब सी डी पोर्शन पे यूडीएल एक्ट कर रहा होगा। क्लियर? और इसके अलावा इसके ऊपर और कोई लोडिंग सिस्टम एक्ट नहीं कर रहा। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा स्टेप 2 और लोडिंग डायग्राम की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मुझे पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ shear force at a section is numerically equal to rate of loading होता है। क्लियर? ये फॉर्मूले से हमें पता है, इसको हमने ड्राइव किया हुआ है। अब इस फॉर्मूले से मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैं इसको x वहाँ ले जाऊँ, ठीक है, तो ये df इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये w जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रेट ऑफ लोडिंग मतलब यूडीएल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और dx से मल्टीप्लाई कर दोगे मतलब पॉइंट लोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम डिफरेंट सेक्शन पे लोड कितना होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, मींस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट लोड एट डिफरेंट सेक्शन। ठीक है, चाहे पॉइंट लोड हो चाहे यूडीएल हो। अगर पॉइंट लोड होगा तो आप सिर्फ डीएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना उस सेक्शन पे, और अगर यूडीएल होगा किसी एक पोर्शन में तो फिर हम डीएफ बाय डीएक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? बस इस इक्वेशन से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम df बाई डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और अगर df बाई डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब है कि वो लोड अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर df बाई डी की वैल्यू नेगेटिव आती है मतलब वो लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एंड से हम मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बोलता हूँ डी एफ को मैं डी एस बोल देता हूँ, डी एस क्योंकि शियर फोर्स है वो। ठीक है, और ए पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक, चल ए पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है? तो देखिए ए के जस्ट लेफ्ट पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0, और ए के जस्ट राइट पे वैल्यू कितनी है? +50। तो +50 में से 0 माइनस कर दीजिए, जस्ट राइट में से जस्ट लेफ्ट को माइनस करिएगा, तो ये कितना आ रहा है? +50 किलो न्यूटन। और ये प्लस आया, मैंने अभी आपसे कहा प्लस आ रहा है मतलब अपवर्ड। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आई मीन्स ये अपवर्ड लोड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं और बी पॉइंट की बात करते हैं। तो डी एस एट पॉइंट बी की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए b के जस्ट लेफ्ट पे वैल्यू +50 है और b के जस्ट राइट पे +10 है, तो +10 माइनस +50। ठीक है, तो ये आएगा -40 किलो न्यूटन,
और -40 kN आ रहा है, मतलब ये डाउनवर्ड लोड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? मैंने कहा था कि अगर dF/dx की वैल्यू नेगेटिव आती है मतलब वो डाउनवर्ड लोड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैंने dx से क्यों डिवाइड नहीं किया, क्योंकि ये पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड है, इसलिए देखिए ये पॉइंट लोड किलो न्यूटन आया। अब अभी आपको पता चलेगा आगे। देखिए ds, अगर मैं इस पोर्शन CD पोर्शन की बात करूं तो क्या आएगा, ये CD लिख दिया इसको मैंने यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब आप पोर्शन लिखा तो फिर हम इसको dx से डिवाइड भी करेंगे। तो dx कितना है यहाँ पे, मतलब ये डिस्टेंस C से लेकर D के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। ठीक है, तो फिर अब D पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, D के जस्ट लेफ्ट पे जो वैल्यू है वो है -50 माइनस, और C के जस्ट राइट पे जो वैल्यू है वो है +10, तो +10 लिख दीजिए। मतलब -50 -10 ये -60 हो गया, और इसको भी 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आया -10 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये नेगेटिव आया मतलब ये भी डाउनवर्ड है। ठीक है, ये किलोमीटर पर मीटर मतलब यूडीएल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसीलिए देखिए यहाँ पे डिस्टेंस से डिवाइड हुआ। यहाँ पे ये पॉइंट लोड्स थे इसलिए डिस्टेंस से डिवाइड नहीं किया था। क्लियर? अब डी पॉइंट पर आ जाइए, तो हम ds एट पॉइंट डी की बात और करते हैं। ठीक है, अब देखिए डी के जस्ट राइट पे वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि तो बी भी नहीं है वहाँ पे, तो ये 0 लिख दीजिए, माइनस, और डी के जस्ट लेफ्ट पे जो वैल्यू है वो कितनी है, -50, तो -50 लिख दीजिए ये, तो माइनस माइनस प्लस मतलब +50 किलो न्यूटन हो गया। ठीक है, और ये +50 किलो न्यूटन का मतलब है ये अपवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, मैंने कहा कि अगर dF/dx की वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब वो अपवर्ड लोड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? चलिए, अब जब आपने शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिए या शियर फोर्स के बेसिस पे आपने पॉइंट लोड कैलकुलेट कर लिया और यूडीएल कैलकुलेट कर लिया, तो फिर अब ये एक्ट कैसे करेगा इसकी बात और करते हैं। मतलब इन लोड्स को हम इस बीम के ऊपर प्लेस करते हैं। तो चलिए, मुझे यहाँ पे पता चलता है कि ए पॉइंट पे और डी पॉइंट पे जो लोड मिले वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में लोड है मतलब वो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं VA इज इक्वल टू लिख देता हूँ, VA इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। ठीक है, क्योंकि अपवर्ड लोड था। इसी तरह से VD इज इक्वल टू ये भी 50 किलो न्यूटन। यहाँ तक क्लियर, क्योंकि अपवर्ड लग रहे थे। अब बी पॉइंट पे जो लोड है वो 40 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो इस बी पॉइंट पे 40 किलो न्यूटन के डाउनवर्ड लोड को अप्लाई कर दीजिए, ये 40 किलो न्यूटन और ये डाउनवर्ड लोड लग गया। ठीक है, अब सी से लेके डी पे मतलब इस CD पोर्शन में, CD स्पैन में जो लोड एक्ट कर रहा है वो है यूडीएल, और कितने का है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर का ये लोड लगा दीजिए, तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर का ये लोड हो गया, मतलब यूडीएल हो गया। क्लियर? तो फिर हम शियर फोर्स डायग्राम से, इस शियर फोर्स डायग्राम से लोडिंग डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं मैंने उसकी बात की। समझ में आया? तो शियर फोर्स डायग्राम से लोडिंग डायग्राम किस तरह से बनाओगे। क्लियर? अब शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 8th पार्ट में, हम गेट में आए हुए क्वेश्चन और इंजीनियरिंग सर्विस में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके और देखेंगे। थैंक यू।